हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एल्केन। एल्केन इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। ठीक है। अगर आप एल्केन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपका एल्केन कुछ ऐसा दिखता है, सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड सिस्टम। तो ये जो कार्बन है, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। तो नॉन पोलर होने के कारण, ठीक है ना, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्कीन में देखोगे तो हमने यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह किया था। तो यहाँ पे क्या है, पोलर नेचर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पोलर नेचर होने के कारण एल्कीन और एल्काइन जो है, एल्कीन को एल्कीन एल्काइन थोड़े रिएक्टिव होते हैं। बट एल्केन में क्या है, नॉन पोलर होते हैं। क्यों? चूंकि दोनों एटम सेम है, देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसलिए इसको एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, और इसमें केमिकल रिएक्शन बहुत कम होता है और एक ही रिएक्शन है, उसका नाम है फोटो हेलोजिनेशन। ठीक है। फोटो हेलोजिनेशन, सिंपली यू कैन से हेलोजिनेशन आल्सो, बट फोटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, इसलिए फोटो हेलोजिनेशन। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी एल्केन का ये आर अल्काइल पार्ट है और उसमें एच, तो ये टोटल क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो सिंपली आपको लाइट के प्रेजेंस में कोई हेलोजन कोई हेलोजन लेना है, और वो किस में लेना है, लाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट ले सकते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये इसलिए एच म्यू को क्या बोलते हैं, फोटोन। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हाइड्रोजन, एल्केन ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एक्स, एंड आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। तो एक ही रिएक्शन है इसका, दैट इज फोटो हेलोजिनेशन। क्यों? चूंकि फोटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, इसलिए सनलाइट ले सकते हैं या एचम्यू ले सकते हैं। हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो पाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का है, तो ये थोड़े रिएक्टिव नहीं है लाइक एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। तो इसकी स्टेप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज मीथेन लेते, ठीक, तो मीथेन को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 और H लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम सपोज Cl2 लेते हैं और HMU लेते हैं, ठीक, तो सिंपली आपको क्या करना है, CH3 और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर देना है, Cl से। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटो हेलोजिनेशन। और एक Cl हटा है, तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं मोनो, यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रहा है तो मोनोक्लोरीनेशन बोल दें। अगर सपोज हमने और एक्सेस में ले लिया Cl2HMU, ठीक, तो अगला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरीनेशन। ठीक है। अगला रिप्लेस कर दें तो क्या बोल देंगे, ट्राई क्लोरीनेशन। ठीक है। तो सिंपली ये फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। इन केस ऑफ एक्सेस यू कैन रिप्लेस मोर हाइड्रोजन, एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज डाई क्लोरीनेशन या ट्राई क्लोरीनेशन या टेट्रा क्लोरीनेशन एज वेल। ओके। आगे हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो होता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। देख रहे थे हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुआ था, तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुआ था, तो इसके जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 इस रिएक्शन के, दिस रिएक्शन इज नोन एज चेन इनिशिएशन। जैसे सपोज Cl2, अगर जनरली Cl2 लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं। अगर हम इसमें एचम्यू इसीलिए लिया जाता है क्योंकि क्या होता है, यहाँ से एचम्यू जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा,
इस बॉन्ड में ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस तरह से, और वाइब्रेशन के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको 2Cl फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल जनरेशन हुआ, इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन। ठीक है, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है, एक बार आपका ये Cl फ्री रेडिकल डेवलप हो चुका है, तब ये क्या करेगा, मीथेन से रिएक्शन कर सकता है। तो मीथेन के 4 हाइड्रोजन है, तो ये होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हाइड्रोजन का, एक फ्री रेडिकल और ये HCl बन गया, साथ में एक न्यू फ्री रेडिकल डेवलप हुआ, दैट इज CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें जो ये वाला जो CH3 फ्री रेडिकल है यही वाला RDS स्टेप होता है इसमें। अब ये CH3 फ्री रेडिकल नेक्स्ट Cl2 मॉलिक्यूल के साथ एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से लेगा और क्या बना देगा यहाँ पे, CH3Cl, और यही वाला आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। और साथ में एक नया फ्री रेडिकल डेवलप होगा, Cl फ्री रेडिकल। तो ये दो स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, CH3 का हाइड्रोजन सिर्फ आपको Cl2 और Hμ के प्रेजेंस में CH3Cl बनाना है। तो यही CH3Cl देखो हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एक और स्टेप है, उतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है वो, बट फिर भी उसको देख लेते हैं। स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी फ्री रेडिकल आपको मिला है, जैसे CH3 फ्री रेडिकल है रिएक्शन में, तो CH3 फ्री रेडिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू कंबाइन, तो सिंपली आपको कंबाइन करा देना है। और क्या क्या फ्री रेडिकल था, Cl फ्री रेडिकल भी है, तो Cl फ्री रेडिकल भी खुद के साथ कंबाइन करके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, Cl2 बन जाएगा। एक और फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल है और Cl फ्री रेडिकल है, ये भी दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, दैट्स वाई दिस स्टेप इज नोन एज चेन टर्मिनेशन। और सेकेंड स्टेप को क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, तो बेसिकली बस आपको 3 स्टेप ध्यान में रखना है कि बेसिकली ये जो रिएक्शन हुआ ये हाइड्रोजन कैसे Cl से रिप्लेस हुआ, उसके लिए 3 स्टेप है इसमें। ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन अगर मोनोक्लोरिनेशन, जनरली मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर होता है, जब तक अनलेस अनटिल आपको बोला नहीं गया कि डाइक्लोरिनेशन बनाओ या ट्राइक्लोरिनेशन बनाओ, तब तक आप मोनोक्लोरिनेशन ही मेजर बनाएंगे। अब मेजर बनाने का क्या फंडा है, मैंने आपको बोला कि ये वाला स्टेप RDS है, तो CH3 फ्री रेडिकल मैं यहाँ कह सकता हूँ कि रेट ऑफ फ्री रेडिकल substitution reaction is directly proportional to stability of free radical। अगर ये फ्री रेडिकल स्टेबल होगा तो बहुत जल्दी बन पाएगा ये। तो जब भी हमें मेजर प्रोडक्ट निकाला जाए तो हम वहाँ फ्री रेडिकल बनाएंगे जहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा हो। टोटल प्रोडक्ट बोलेगा तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे CH2H है, तो हम ऐसा CH2 फ्री रेडिकल बनाएं और यहाँ पे क्या लगा दें, हम Cl लगा दें। ठीक, एक प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, लेकिन मेजर बोला है, ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे भी तो CH का एक हाइड्रोजन है, तो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे रिप्लेस कर लें Cl। ठीक है, और अगर ये वाला बनाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा। अब आउट ऑफ 2 प्रोडक्ट कैन यू सजेस्ट मी विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। क्लियरली आप सेकेंड वाला देख सकते हो। सेकेंड वाला कैसे बना होगा, सेकेंड वाला बना होगा इस तरह से, ये वाले फ्री रेडिकल से। और फर्स्ट वाला किससे बना होगा, यहाँ पे जो प्राइमरी फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है। ठीक है,
और ये वाला क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एज यू नो, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल ड्यू टू 6 अल्फा एच, राइट। तो आपको मेजर बोला है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना मेजर कौन सा हम, अच्छा टोटल प्रोडक्ट पूछेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि टोटल प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन मेजर हमेशा एक ही बनता है, तो ये वाला हमारा मेजर है। मैंने एक क्वेश्चन किया है, बाकी यार आपको करने हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं डिस्कस करता हूँ आंसर। चलो, नेक्स्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या यही मेजर बनेंगे। नेक्स्ट में क्या, मैं इसी में डायरेक्ट करता हूँ, ये मेजर बन जाएंगे। इसमें यहाँ पे मेजर बन जाएंगे, बताओ। क्योंकि यहाँ के फ्री रेडिकल को रेजोनेंस मिलेगा पीएच। पीएच मतलब बेंजीन है ना, बोलो। तो डबल बॉन्ड के बगल वाला रेजोनेंस स्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसमें तो सारे पोजीशन सेम ही है ना, टोटल 6 पोजीशन आर आइडेंटिकल। कहीं भी लगाओ जहाँ आपको इच्छा हो। इसमें यहाँ पे लगा सकते हो टर्शियरी। यहाँ पे कहाँ लगाएंगे बताओ, यहाँ पे लगाएंगे तो रेजोनेंस भी मिलेगा और अल्फा एच भी मिलेगा। बोलो, बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। इसमें बताओ 1 2 3 कहाँ पे लगाएं। 1 पे लगा लेंगे, बोलो। 1 पे लग गया, कोई प्रॉब्लम, रेजोनेंस जैसे यही यही तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही तो है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ लग जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में कहाँ लगेगा बताओ, यहाँ लग जाएगा। 1 और 2 कहाँ लगाएं, भाई दोनों तो सेम है ना। ठीक है, 1 2 3 में 2 पे लग जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सिमेट्रिकल पोजिशन। ये 11 में बता सकते हो, 1 2 3 4 5 कहाँ लगेगा। 2 और 4 सेम है तो लगा दो कहीं। ठीक है, CL लग जाएगा, 2 और 4 कहीं भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा हूँ इस बार। क्वेश्चन बदल गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, कितने नंबर है, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। लेट से अगर ऑप्शन मैंने बना लो 4, बी ऑप्शन दे दिया 6, ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया 5, एंड डी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन हम लोग ले लिए 3 ले लिए। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये आइसोमर में बताया था, पहले तो प्रोडक्ट बताओ तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताऊंगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट कितने आए। ठीक है, लेट से हम पहला वाला प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो दूसरा वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख रहे हैं ना। जैसे इस तरह से 4 5 6 4, इस तरह से 5 5 3 4। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बना लिया। ठीक है, पहला वाला नंबर ऑफ प्रोडक्ट है और दूसरा वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये दोनों वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो बताओ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही सही नहीं बता रहे हो। क्या Cl2 Hmu हम लोग ले लेंगे, तो क्या हमें इस तरह से एक प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा, 5 आ रहा है कुछ लोग का, तीसरा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। बोलो, 4 स्ट्रक्चर बने हैं। प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, स्ट्रक्चर सबके 4 बने। कोई डाउट इसमें, लेकिन आपसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट पूछा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे कोई कायरल सेंटर वगैरह तो नहीं है। तो बताओ कहाँ कायरल सेंटर है, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर है।
क्या फर्स्ट में कोई कायरल मॉलिक्यूल है? क्या सेकंड में कोई कायरल मॉलिक्यूल है? क्या थर्ड में कोई कायरल मॉलिक्यूल है? क्या फोर्थ में कोई कायरल मॉलिक्यूल है? बोलो। सेकंड में है। कौन सा कार्बन कायरल है, ये वाला? हाँ, स्टार से दिखाते हैं कायरल कार्बन को। और कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? अच्छा, कायरल दिख रहा है मतलब यहाँ पे आर भी बनेगा और एस भी बनेगा, राइट? भाई एक बार सीएल को मैं वेज पे बना लूंगा, दूसरे पे डैश पे बना लूंगा, दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना? बोलो। आर या एस बना सकता हूँ मैं, या फिर डी और एल बना सकता हूँ, प्लस एंड माइनस बना सकता हूँ। ठीक है ना? तो इस तरह से दो पॉसिबिलिटी होगा, मतलब यहाँ से दो मिल गए तो ऑब्वियसली चार आंसर नहीं होगा। बोलो। तो कितने आंसर हो जाएंगे? फाइव हो जाएंगे? फाइव नहीं होंगे, फाइव आंसर नहीं होंगे। और भी कायरल है क्या, देखो चेक करो जरा। क्या ये सेंटर कायरल नहीं है? तो इनके भी दो बनेंगे? बोलो यार। अबे इसके दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये कायरल सेंटर है तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उसके मिरर इमेज होंगे। सिंपल। अबे एक कायरल कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। टू टू द पावर वन, टू प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या? अगर दो कायरल सेंटर होते तो कितना प्रोडक्ट बनते? चार बनते। तीन कायरल सेंटर होते तो कितना प्रोडक्ट बनते? आठ बनते। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है यार। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? छः। अब आते हैं फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन पे। देखो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन मैंने आइसोमर के टाइम भी बताया था। फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन इज अ मेथड जहां पे दो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं? देखो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन बेसिकली क्या होता है मैंने पहले ही बताया था। जैसे हमारे पास सपोज दो मॉलिक्यूल है ए और बी, ठीक, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग है। एक 80 डिग्री है और एक लेट से 100 डिग्री है। अब मैं अगर मान के चलो इसमें हीट करा, ठीक है ना, हीट इसमें दिया, थोड़ा बहुत हीट किया, तो पहले कौन बॉयल हो जाएगा? ए सेपरेट हो जाएगा। बोलो। तो क्या मैं इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया क्या? तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर किसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ये सारी चीज़ें अगर किसी मॉलिक्यूल की अलग होती है तो हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इस दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू किसी दो मॉलिक्यूल को आप अलग करते हो, और मेथड क्या है? फिजिकल मेथड है। ठीक है ना? अगर केमिकल रिएक्शन से कोई अलग होता है उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई अगर सेपरेट होता है तो उसको हम फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है? तो वही पूछ रहा है कि अगर आप इस टोटल सिक्स मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, ये टोटल सिक्स मॉलिक्यूल को जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डाल दोगे, ठीक है, तो बाहर कितने मॉलिक्यूल आएंगे? एफ की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो बताओ। सिक्स मॉलिक्यूल जब आप इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब आप एक वेसल है उसमें आप सिक्स मॉलिक्यूल डाल दिए, तो बाहर कितने मॉलिक्यूल सेपरेट होके आएंगे? दैट इज नोन एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके सेम होते हैं? इनहेंसियोमर के या डायस्टीरियोमर के? पढ़े हो ना भाई, ऑप्टिकल तो पढ़ाया हूँ ना, मैं ही पढ़ाया हूँ ना ऑप्टिकल।
हाँ, तो इनैंसियोमर के फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं या डायस्टीरियोमर के सेम होते हैं? इनैंसियोमर के सेम होते हैं। इसका मतलब यहाँ से कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? अबे जब इसको मैं आर और एस जब इसका रखूंगा तो कितने निकलेंगे यहाँ से? हम्म। देखो सिंपल सी बात है। अपने सामने आप मिरर में मिरर को देखोगे तो सामने क्या दिखेगा? शाहरुख खान थोड़ी ना दिखेगा सामने। भाई मिरर में तुम देखोगे तो तुम्हारा ही चेहरा दिखेगा ना। तो इनैंसियोमर है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। ठीक है। तो इनैंसियोमर क्या होता है? इनैंसियोमर क्या होता है? मिरर इमेज होता है। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम। तो जितने इनैंसियोमर पेयर होते हैं, ठीक है ना, इनैंसियोमेरिक पेयर के लिए हमेशा एक फ्रैक्शन निकल के आएगा। तो इसके लिए भी एक निकलेगा और इनके लिए भी एक निकलेगा। दो हो गए। दो फ्रैक्शन यहाँ से मिल गए। और ये तो अकेला मॉलिक्यूल है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग होगा और इनका भी अलग होगा तो टोटल फ्रैक्शन आउट टू बी 4। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। समझ आया सबको? को एक ही रिएक्शन एल्केन में है, दैट इज फोटो हेलोजनेशन, और कोई रिएक्शन नहीं है। तो मैंने सारे क्वेश्चन की बात की। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों का। इन सब क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पता करना है ना। ठीक है। और भी मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे सपोज ये 12 क्वेश्चन है ना, 13 क्वेश्चन में लेट से हमने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। और मैं यहाँ पे आपसे Cl2 ले लिया, एच म्यू ले लिया। ठीक है। और मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाना। ठीक है ना। या फिर मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि Cl2 एच म्यू ट्राई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बताने, मतलब दो दो Cl लगाने। ठीक है ना, यहाँ पे तीन तीन लगाने। या फिर बाकी क्वेश्चन में भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट में दो बनाए, इस तरह से सेकंड में कितने बनेंगे, थर्ड में कितने बनेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है ना। इन सबसे हर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। एक क्वेश्चन में और दे देता हूँ। ठीक है। एच म्यू ले लिया। यहाँ पे भी वही चीज बताना। हाँ, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बस बताना है। ज्यादातर यही पूछा जाता है, मोनोक्लोरिनेशन, यही सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में जो चीज किए हैं वही सेम चीज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में मैं पूछ सकता हूँ आपसे। ठीक है। तो ये सारे होमवर्क रहेंगे। अब मूव करते हैं हम लोग प्रिपरेशन। सब में वही चीज बोला हूँ ना, लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बताना है। इसमें ट्राई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। ठीक है। और 1 से लेके 12 तक में सब में मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ही है। ठीक है ना। सब में क्या है? मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट है। बस मैं उसका नंबर पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? क्वेश्चन में भी आस्क डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ट्राई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो जस्ट घर में ट्राई करना। ठीक है। डाई क्लोरिनेटेड का क्या मतलब है? जैसे मैंने चलो दो Cl लगा दिए, एक प्रोडक्ट ये हो गया। बोलो। हो सकता है कि मैं दो Cl ऐसा लगाता, दो Cl यहाँ भी तो लगा सकता हूँ। समझ पा रहे हो? कि तो इस तरह से आपके सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। नंबर ऑफ डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ट्राइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। देखो अब तक हम लोग किसी के प्रिपरेशन नहीं पढ़े, लेकिन एल्केन के क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एल्केन में और कोई रिएक्शन तो होता नहीं है, तो इसके प्रिपरेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहला मेथड पढ़ेंगे हम लोग, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है। पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? आपके पास अल्काइल हैलाइड से बनाया जाता है और सोडियम और ड्राई ईथर का यूज किया जाता है।
ठीक है, और यहाँ से एल्केन मिल जाता है। और वो एल्केन कैसे मिलता है, मैं सिंपली आपको बता सकता हूँ कि ये एल्केन कैसे मिला। सिंपली इस तरह से 2 मोल हम लोग आर ले सकते हैं। अगर बोर्ड टाइप मैकेनिज्म बताऊं, डिटेल में मैकेनिज्म बताऊंगा मैं अभी, लेकिन बोर्ड टाइप मैकेनिज्म की बात करें तो इस तरह से एक्स आर, ठीक है, यहाँ से मतलब 2 मोल हमने ये लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, 2 मोल ऑफ NaX बन गया, और साथ में आर आर क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो यही हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और साथ में जो 2NaX मिल रहा है, ठीक, वो हमारा क्या है, बाई प्रोडक्ट है या साइड प्रोडक्ट है या इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली बनता है एज पर मैकेनिज्म इज कंसर्न। तो 2 मैकेनिज्म होते हैं इसके। फर्स्ट मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होती है, सबसे पहले जो सोडियम है अपने पास, सोडियम लिया है, सोडियम के प्रेजेंस में कराए हैं, तो डेफिनेटली सोडियम लेंगे, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर देंगे, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आर और एक्स जो लिया था मैंने यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बोलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा बहुत 11th में पढ़े होगे, ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन है और यहाँ रिडक्शन, ये कैसे हुआ होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिला, ठीक है ना, इस तरह से होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, तो आर के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया और एक्स के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आया, और 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तो एक्स माइनस बन गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, बस इसी की जरूरत थी अपन को। जैसे ही ये बना, आर फ्री रेडिकल खुद के साथ कंबाइन करके, फ्री रेडिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू कंबाइन, कंबाइन कर लिया और ये अल्केन बन गया। तो सिंपल सा मैकेनिज्म था, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक और मैकेनिज्म प्रपोज है इसमें, वो है आपके पास, नेक्स्ट मैकेनिज्म इज SN2, ठीक है ना। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल 2Na+ बनाएगा, और साथ में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम लोग इसमें RX 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो यहाँ पे बनेगा R- और X-, ठीक है। पिछले वाले केस की जैसे ही X- बन रहा है, लेकिन R- क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना। जब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिला तो ये बॉन्ड तोड़ गया, तो क्या बन गया, R- बन गया, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, ठीक है, तो X- बन गया, यहाँ पे दोनों नेगेटिव पार्ट बन गया। जैसे ही ये R- बना, ठीक है, फर्दर रिएक्शन हो गया RX पे। आपको SN2 याद हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होता है, तो R- से अच्छा स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे CH3 रहेगा तो अटैक करेगा, और X एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, RR, वाया SN2 मैकेनिज्म से RR बना और X लीव कर जाएगा, ठीक है। तो अगेन वही चीज मिल रहा है। तो एनीवे आपको 2 मैकेनिज्म बस प्रपोज करना है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा आयनिक मैकेनिज्म, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। एनीवे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस रिएक्शन में मेटल के प्रेजेंट में ऑर्गेनिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। क्या लिए हम लोग, मेटल लिए, और मेटल कौन सा लिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लिए हैं, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। अब अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर आप H+ कहीं से भी ले लोगे, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन ले लोगे, एसिडिक हाइड्रोजन ले लोगे, तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए रिएक्शन में आपने देखा था अभी हम लोग क्या यूज किए थे, ड्राई ईथर यूज किए थे। रिएक्शन में मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, RX सोडियम एंड
ड्राई ईथर, तभी क्या बनेगा आपका एल्केन बन पाएगा। ठीक है, अगर आप सपोज H2O ले लिए, H2O के पास जानते ही हो H+ होता है, तो सोडियम इस वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, रिएक्शन करके कुछ और प्रोडक्ट देगा, या रिएक्शन ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, बहुत एक्टिव मेटल होता है ये। ठीक है, कभी पानी में अगर आप सोडियम मेटल को फेंकोगे तो ब्लास्ट होता है, कभी कियो ऐसा? तो एक्चुअल में ये ना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ब्लास्ट होने का डर रहता है, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जैसी ड्राई ईथर रहेगा आपको समझ जाना है कि ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक बात ये समझ में आई। तो इसीलिए यू कांट यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम क्या यूज कर सकते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ईथर को यूज करते हैं। ठीक है ना, और ड्राई ईथर मतलब वहां पे पानी नहीं है। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्राई करो। जैसे मैं एक बताता हूँ कैसे बनाना है। देखो, जैसे ही कहीं पे आपको RX दिखे, ठीक है ना, जैसे ही कहीं पे RX दिखे और सोडियम और ड्राई ईथर दिखे, आपको जस्ट क्या करना है? फ्री रेडिकल बनाना है। ठीक है, और फिर उस फ्री रेडिकल को कंबाइन कर देना है। दिस इज नोन एज डाइमराइजेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइमराइजेशन। डाइमर, जैसे तीन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? ट्राइमर। बहुत सारा जुड़ता है तो क्या बोलते हैं उसको? पॉलीमर। तो सिंपली ये डाइमर रिएक्शन है, डाइमराइज करके क्या बना दोगे आप? एल्केन बना दोगे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन CH3Cl है, यहाँ से कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल जैसा ही मिरर इमेज ले लो, जैसा ये है वैसा ही एक बना लो और दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, जल्दी से सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन बताओ। चलो, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखो, CH3Cl में क्या बनाए होंगे? क्या ये फ्री रेडिकल बन गया होगा? ऐसा ही मिरर इमेज बना दो और इसको कंबाइन कर दो, क्या ब्यूटेन बन जाएगा? बोलो। नेक्स्ट में क्या बनेगा? क्या ये फ्री रेडिकल बनेगा? एक मिरर इमेज ले लो, यहाँ पे मिरर, सपोज यहाँ मिरर रखोगे तो क्या ऐसा दिखेगा क्या? बोलो भाई, मिरर यहाँ रखूंगा तो ऐसे ही दिखेगा ना, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा क्या? कोई डाउट यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है उसको समझो थोड़ा। एज पर डाइमराइजेशन रिएक्शन इज कंसर्न, डाइमराइजेशन रिएक्शन देखो आपका, अगर ऊपर वाले में आप मुझे बताओ कि जो डाइमर रिएक्शन हो रहा है, डाइमर समझ रहे हो ना, इन दोनों के मिलने को डाइमर बोल रहे हैं। मतलब ये CH3 फ्री रेडिकल और ये CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहा है, तो मुझे रेट ऑफ डाइमराइजेशन बताओ जरा। ठीक है ना, रेट ऑफ डाइमराइजेशन रिएक्शन 1 से लेके 4 में किसमें फास्ट डाइमराइज होगा? सबसे फास्ट किसमें डाइमराइज होगा बताओ? जल्दी से कौन से मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे? कौन कंबाइन हो जाएंगे जल्दी से बताओ, बोलो। क्या CH3 फ्री रेडिकल जल्दी कंबाइन हो जाएंगे, या फिर आपके पास इस तरह से 3 CH3 है कार्बन पे, क्या ये जल्दी कंबाइन हो जाएंगे? भाई सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक नहीं है। फर्स्ट वाला क्या इजिली कंबाइन हो जाएगा? क्यों? क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, नो स्टेरिक रिपल्सन। बट यहाँ पे हाईली स्टेरिक रिपल्सन होगा, बोलो। तो रेट यहाँ पे, रेट ऑफ डाइमराइजेशन क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आई सबको? समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये बात समझ में आई, ठीक है चलो। अब इतना समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता, ठीक है, ये प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता, क्योंकि डाइमराइजेशन का भी अपना कुछ लिमिट है। बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा इस कार्बन पे, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं ना, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं ऐसा। और ये क्यों है, ये कार्बन था और कितने छोटे छोटे ग्रुप लगे थे, 3 हाइड्रोजन थे, ऐसे ग्रुप लगे थे, ठीक है, इस तरह से 3 हाइड्रोजन लगे थे, हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है, तो ये बहुत जल्दी क्या हो गया, डाइमराइज हो गया, ठीक। तो ये तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो सवाल आता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH2 CH फ्री रेडिकल, देखो होता क्या है, ध्यान देना, ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल यहाँ आता है और यहाँ से ये फ्री रेडिकल एक ब्रेक हो जाता है, जिससे यहाँ पे एक क्या फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ध्यान देना, CH3, दो CH3 पहले से है, यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल डेवलप हुआ, राइट, और दूसरा फ्री रेडिकल भी डेवलप हो गया यहाँ से, या ये तो था ही, ये दोनों कंबाइंड करके एल्कीन बना लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पता है कि फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल बचा होगा, समझ आया ये चीज, ऐसे ब्रेक हुआ था, बोलो। अब ये फ्री रेडिकल क्या इस पे कंबाइंड हो जाएगा, इसी फ्री रेडिकल का ये मॉलिक्यूल बचा होगा, क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन कर सकता है, बोलो। तो साथ में क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, इस तरह से 3 CH2H, क्या ये अल्केन भी सिमिलरली बनेगा, मतलब अल्कीन प्लस अल्केन दोनों 1:1 रेशियो में बनता है, मतलब ऐसे इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई एक मेजर और माइनर होता है। अच्छा, माइनर ये हुआ मतलब ना के बराबर बना, ठीक है ना, माइनर का मतलब यही होता है कि एक 99.99% बन गया, कौन, ये अल्कीन, तो इस 99% का रेशियो क्या है, 1:1 है, मतलब एल्केन भी बन रहा है और अल्केन भी, मतलब दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों 1:1 रेशियो में बन रहा है, कौन कौन, एल्कीन और एल्केन, ठीक है ना, दोनों 1:1 रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला जो मैंने बताया कि नहीं हो सकता, वो क्या है, इसके माइनर प्रोडक्ट है। अच्छा, ये मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक एल्कीन बना और एक अल्केन बना है, क्या मिस क्या मैं इसको एक को ऑक्सीडेशन और दूसरे को रिडक्शन बोल सकता हूँ, बोलो, क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बोल सकता हूँ, एक अल्कीन एक ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा रिड्यूस हुआ है, दिस रिएक्शन इज नोन एज, अगर कोई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, याद है, डिसप्रोपोर्शनेशन। हाँ, रेडॉक्स में अगर सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो, ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ, राइट, ठीक है ना, अल्कीन बना और अल्केन भी बना, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकता। अब कैन यू सजेस्ट मी डिसप्रोपोर्शनेशन का रेट 4 और 1 में किसका हाई होगा, कौन फास्ट डिसप्रोपोर्शनेट करेगा, भाई फर्स्ट रिएक्शन में तो डिसप्रोपोर्शनेशन होगा ही नहीं, भाई डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए क्या बनना चाहिए, अल्कीन बनना चाहिए ना, और एल्केन बनना चाहिए, तो एल्केन तो ऐसे ही बन रहा है, बोलो, बोल ही नहीं रहे यार। फर्स्ट रिएक्शन में क्या बना, CH3 फ्री रेडिकल बना, अब ये किसके साथ ये करेगा बताओ, एक कार्बन का एल्कीन बन सकता है क्या, तो फर्स्ट में तो डिसप्रोपोर्शनेशन हो ही नहीं पाएगा, मतलब ऑब्वियसली डिसप्रोपोर्शनल हाई किस में होगा,
लास्ट वाले में। तो समझ में आ रहा है दोनों चीज कि यहाँ पे डाइमराइजेशन स्लो है और डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत फास्ट है। यहाँ पे डाइमराइजेशन फास्ट है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन स्लो है, मतलब समझना, यहाँ पे डाइमराइजेशन मेजर है, बोलो, और यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना होगा, जैसे इसमें बना होगा, मान के चलो हम बात करें कि यहाँ पे इस ब्यूटेन के अलावा एक अल्कीन भी बना होगा, लेकिन ये अल्कीन इतना कम बना ना, इतना माइनर बना कि हम इसको नहीं बनाए, सिर्फ हम बोल दिए कि यही मेजर है। समझ पा रहे हो? मतलब पैरेलली दो रिएक्शन चल रहे हैं, वन इज डाइमराइजेशन एंड अनदर इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक में डाइमर फास्ट है, एक में डिस्प्रोपोर्शनेशन फास्ट है। क्या ये बात समझ में आई? यहां से एक बात क्लियर हो गया कि डिमेरिट्स ऑफ, कैन यू टेल मी कि डिमेरिट्स ऑफ उर्ज रिएक्शन क्या है? प्राइमरी के लिए तो अच्छा है, सेकेंडरी के लिए भी अच्छा है, लेकिन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए अच्छा है क्या? तो उर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये डिमेरिट हो गया इसका, बोलो, समझ में आया ये बात? उर्ज रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड, बोर्ड में पूछता है आपको, उर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन जो है नहीं हो पाता है, वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बन जाता है, ठीक है ना? तो जैसा आपको एल्केन चाहिए वैसा एल्केन मिलता नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ये। मैं एक बताता हूँ, देखो ऊर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, क्या यहाँ दोनों जगह फ्री रेडिकल बन जाएगा, बोलो भाई, जहां भी आर एक्स रहेगा वहां फ्री रेडिकल बन जाएगा? क्या ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे? अरे बोलो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा? अबे इंटर फास्ट होता है या इंट्रा? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है या इंटरमोलिकुलर? इंट्रा फास्ट होता है, तो रेदर देन कि इंटर हो, दूसरे के फ्री रेडिकल इस मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो, उससे अच्छा है कि खुद में उसके बगल में क्या है, फ्री रेडिकल अवेलेबल है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी बनाओ। चलो, तो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा? यहाँ भी सेम क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट में क्या बनेगा बताओ? फिर से इंट्रामोलिकुलर, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन कर दूं? वे बोल ही नहीं रहे हो यार। नेक्स्ट में क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है। बता सकता है कोई क्यों ऐसा हुआ? हाँ, तो एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना है, ड्यू टू एंटी एरोमेटिक। देखो हमेशा हर चीज ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें इस बार कौन सा रिएक्शन हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर हुआ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या प्रोडक्ट किसी का आया है? प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पे और यहाँ पे दो फ्री रेडिकल था, कंबाइन हो गया, बस कंबाइन हो गया ना। इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल ऐसा आया, ये मॉलिक्यूल, इस यहाँ पे एक मिरर लगा दोगे तो मिरर में ऐसे ही दिखेगा, उसको कंबाइन कर दो, बस खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक करो जरा। देखो भाई चेक कर लो सारे आंसर, किसी क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से इंटरमॉलिक्यूलर हुआ है, ठीक है ना? क्यों? चूंकि अल्काइन, ये बेंजाइन बन जाएगा, बोलो।
क्या क्या ये स्टेबल होता है? हाईली अनस्टेबल होता है ये, ठीक है ना। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है ना। sp हाइब्रिडाइज्ड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। क्या ये रिंग में कभी लीनियर हो पाएगा? तो इसलिए हम लोग इंट्रा नहीं करा रहे हैं। कौन सा करा रहे हैं? इंटर। वही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है। एनी डाउट? जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करिए। चलो तो आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या ये आ जाएगा? एरोमेटिक को तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या ये आंसर आ जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, इसमें क्या आएगा? इस बार इंट्रा हो गया, ठीक है ना। लास्ट रिएक्शन देखो, इसमें क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 6 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा, स्ट्रक्चर मोर और लेस लीनियर होता जाएगा। एसपी हाइब्रिडाइज है ना, तो लीनियर होता जाएगा। मतलब 6 मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, लेकिन 6 मेंबर से ज़्यादा 8 से स्टेबल होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे इंट्रा बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि कहाँ पे नहीं हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? एक होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। लेट से ये बनने के R1 है और ये है R2, ठीक है ना। तो आपको बताना है रेट ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2 सही है या R2 ग्रेटर देन R1 सही है। ये अच्छे से सोच के बताना, ठीक है ना। ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अगले रिएक्शन में। यहाँ पे रिएक्शन तो बहुत सिंपल ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन इसके नेम हो जाते हैं, ठीक है। नेम क्या हो जाते हैं? यहाँ पे बाइफिनाइल बन जाता है, तो ये कुछ नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? नेक्स्ट में बेंजीन और एक CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये सारे रिएक्शन जो है, ये कुछ नया रिएक्शन नहीं है। बस इतना है कि इन सब रिएक्शन के जैसे पहले वाले रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। मैं लिखता हूँ फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन में कुछ नहीं है, आर के जगह अराइल लिया गया, तो वहां पे बाइफिनाइल बन गया, ठीक है ना। तो उसको फिटिंग रिएक्शन बोल दिया। अगले वाले में क्या है? अराइल भी लिया गया और अल्काइल भी लिया गया। जब ये दोनों कंबाइंड हुए तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो बस एक टर्म्स है, वही सब रिएक्शन चल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? जल्दी से ये प्रोडक्ट बताओ, तब तक मैं एक और रिएक्शन दे। नेक्स्ट है देखो, अगर सोडियम के जगह थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लिया जाए, जैसे जिंक, ठीक है ना। सोडियम इतना या लिथियम इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, लेकिन जिंक भी लिया जाएगा तो थोड़े कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन वहां भी आप एल्केन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। जिंक, बस सोडियम की जगह जिंक लिया हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जैसे वहां पे NaCl बनता था, NaX बनता था, यहाँ पे क्या निकल जाएगा? ZnX2। ऑब्वियसली 2 मोल यहाँ लेंगे तो ZnX2 मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, नेम रिएक्शन है ये भी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो कहीं पे मैच मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ गया, तो जस्ट यू हैव टू फैमिलियर विथ कि अगर जिंक यूज करेंगे
दिस इज नॉट वुड्स रिएक्शन, दिस इज फ्रैंकलिन। अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है। क्वेश्चन 9 जो है, 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या क्या बनेगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ क्या बनेगा CH3 फ्री रेडिकल। अब देखो ये अगर खुद के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, सेल्फ कंडेंस हो गया। ये भी सेल्फ करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH3। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में अलग अलग मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3। क्या यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे? बोलो, 3 बनेंगे नहीं बनेंगे? तीनों के परसेंटेज, तीनों में से कोई मेजर प्रोडक्ट बता सकते हो क्या? इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है, दिस इज नोन एज मिक्सचर ऑफ एल्केन। तो मुझे इसमें से कोई भी मेजर माइनर आप कैसे बता सकते हो? कोई एडवांटेज तो है नहीं किसी रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में बोलते हैं मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ एल्केन। मतलब ये भी एक डिमेरिट ही है किसका, ऊर्ज का, कि जहाँ पे अगर आप प्रोपेन बनाना चाहते हो, ठीक है ना, प्रोपेन बनाना चाहते हो तो ये अच्छा मेथड नहीं है। क्यों अच्छा मेथड नहीं है? देखो ब्यूटेन बनाने के लिए केवल ये लेते हैं, बन जाता। इथेन बनाने के लिए केवल ये लेता, बन जाता। लेकिन प्रोपेन बनाने के लिए हमें दोनों लेना पड़ रहा है, और परसेंटेज कितना मिल रहा है? अच्छा यील्ड नहीं मिल रहा है, केवल 33% मिल रहा है। तो ऊर्ज रिएक्शन नॉट गुड फॉर ऑड नंबर ऑफ एल्केन, ठीक है ना। ऑड नंबर के लिए बहुत ही बेकार मेथड है, क्योंकि इसमें यील्ड बहुत ही कम आ रहा है। ये बात सबको समझ आई? तो इसी से रिलेटेड है अगला मेथड, दैट मेथड इज नोन एज कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखने वाले हैं। पहला ऊर्ज देखे थे, नेक्स्ट जो मेथड होगा वो होगा कोरे, कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस किसके लिए है? उसी ऑड मेंबर के लिए है, ठीक है ना। मतलब इवन भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें इसको बेसिकली कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो जनरल रिएक्शन है वो R2CuLi, यहाँ पे R-X। इस बार सोडियम नहीं लेते हैं, इसमें जो है लिथियम लिया गया है। यहाँ पे देखो लिथियम लिया गया है, रिएजेंट वही ड्राई ईथर ले सकते हो। अच्छा, एल्केन कैसे बनेगा? यहाँ पे इस R को और इस R को कंबाइन कर देना है, ठीक है ना। तो R एंड R- बन जाएगा, साथ में बाई प्रोडक्ट भी बनेगा RCu प्लस LiX। इन सब से हमें मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ एल्केन बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो आप एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मैंने लिया CH3 CuLi, ठीक। यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2 Cl, ड्राई ईथर लिया। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? CH3 CuCl क्या है? इस तरह से मैं CH3 को दिखा सकता हूँ, राइट, CuLi। और ये है आपका CH3 CH2 Cl, ठीक। अब देखो ये मेटल है एक, कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से Cl निकल जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन। तो यहाँ से प्रोडक्ट, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि ये CH3 और इसको कंबाइन कर दो। तो इस मेथड से आपको क्या मिलेगा? CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये CH2 CH3 बन जाएगा, और साथ में Cl माइनस विथ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोपेन बन गया। समझ आया ये मेथड? तो कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस से प्रोपेन बना सकते हो, ठीक है ना। हम लोग अभी मैकेनिज्म भी देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले इसमें RX लिया जाता है, और पता है इस बार ना सोडियम नहीं लेते हैं, क्योंकि सोडियम ना कहीं रिएक्शन को क्या करता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है ना, अभी आपने देखा था उर्ज के रिएक्शन में रिएक्शन क्या हो रहा था, फ्री रेडिकल। तो सोडियम लेने पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो थोड़ा सा और एक्टिव मेटल लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं लिथियम। लिथियम से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, इस तरह से लिथियम से रिएक्शन अगर करा तो क्या बनेगा, RLi बनेगा और साथ में LiX बनेगा। यही RLi हम इसको कॉपर हैलाइड से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, R2CuLi। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसका नाम पता है क्या, गिलमान। गिलमान रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, उस तरह से ये गिलमान रिएजेंट है। अब ये गिलमान रिएजेंट जो है किसी R' पे, गिलमान रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा और इस पे अटैक करके वाया SN2, अब देखिए ये रिएक्शन R एंड R' मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाला क्या होना चाहिए, प्राइमरी ओनली। ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप जानते ही हो SN2 वहीं होता है जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अगर सपोज हम ये कार्बन मोर हिंडर्ड ले लेंगे, ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगी, ये वाला यहाँ पे अटैक कर पाएगा क्या, तो नो SN2। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस R' X शुड बी प्राइमरी ओनली। बट यहाँ पे तो कोई भी ले सकते हो, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, जस्ट लाइक उसके जैसा है। एक रिएक्शन था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, याद है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या था, RO माइनस Na+, ये रिएक्शन किसके कराते थे, R' X पे। तो यहाँ पे ये जो R है ये कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी होगा तो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्योंकि इसमें भी मैकेनिज्म क्या था, SN2। लेकिन ये अगर टर्शियरी हो जाएगा तो क्या SN2 हो पाएगा, क्या ये R बहुत इजीली, R नहीं सॉरी, यहाँ पे O माइनस अटैक करता है और यहाँ पे X निकालता है, और याद होगा आपको ईथर बन जाता था, RO माइनस R'। ठीक है ना, तो ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में रिएक्शन कौन सा हो रहा है, SN2 हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पे ये प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी ले सकते हैं, इवन टर्शियरी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन ये कार्बेनाइन जितना अनस्टेबल होगा, टर्शियरी कार्बेनाइन बनेगा या फिर सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, तो ये वाला हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल जितना अच्छा अनस्टेबल होता है वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अनस्टेबल जितना होगा वो वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, क्यों, क्योंकि उसको रिएक्शन करने की बड़ा जल्दी होगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज बताओ, मैं इस मेथड से कौन सा एल्केन नहीं बना सकता हूँ, क्या मैं मीथेन बना सकता हूँ इससे? भाई कम से कम 2 R तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ 1/2 R ले लेंगे और यहाँ 1/2 ले लेंगे, भाई एक कार्बन तो लेना ही पड़ेगा ना यार। तो इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते, कांट फॉर्म। ठीक है, बोलो। तो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन एक्सेप्ट मीथेन। क्लियर है, बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखो नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं CO2 क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा।
ठीक है ना। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। यस, तो डी कार्बोक्सिलेशन मेथड से भी हम एल्केन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है, RCOOH। ठीक है ना। इसको बनाने के लिए आपको सोडा लाइम चाहिए। सोडा लाइम जानते हो किसको बोलते हैं? कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? सोडा लाइम। ठीक है ना। तो ये सोडा लाइम और हीट भी रहेगा, तो उस प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से CO2, ठीक है ना, CO2 मूव कर जाता है, और ये CO2 मूव होने से ये R- बनता है, और ये H+ मिल के क्या बना लेता है, RH। हमारे लिए ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देख रहे हैं। ठीक है ना। तो एल्केन बन रहा है हमारा, सिंपल मेथड है। ठीक है। इस मेथड में अगर आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताऊं, तो मैकेनिज्म आप देख सकते हो। मैं मैकेनिज्म बता देता हूं कि ये कैसे हुआ। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिज्म में सबसे पहले ये सोडा लाइम जो है, ये जो कास्टिक सोडा है ये बना देगा। ठीक है ना, ये समझ आया। NaOH के प्रेजेंस में यहाँ से H+ चला जाएगा, O- और Na बन जाएगा, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट। अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो OH है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, RCO पे माइनस आएगा, और यहाँ से O- तो पहले से है, ठीक है ना, ये वाला, और एक OH अटैक किया है। राइट। दिस स्टेप इज नोन एज, ये स्टेप पहला है। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है। सेकेंड स्टेप इसमें RDS होता है। ठीक है ना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ से R लीव करता है। R लीव करने का मतलब, ये स्टेप बहुत मुश्किल होगा। R जनरली लीव करना बहुत आसान बात नहीं है। तो यहाँ से R- बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, R- कैसे बना, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ आया, तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो किसी न किसी बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, तो R- यहाँ से ब्रेक करता है, क्योंकि OH- अगर ब्रेक होगा तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड चला गया, कोई मतलब ही नहीं होगा। तो एक क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा, HCO3-, ये पूरा। ठीक है ना, HCO3-, समझ में आया। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन स्टेप हो जाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से R+ और H दोनों मिलके RH बना लेगा, और एक दूसरा कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कार्बोनेट मिल जाएगा। तो वही मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बताया हूँ कि यह R और ये H- ऐड कर दोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ जरा। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई करिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीधा सीधा CO2 निकालना है। ठीक है ना, CO2 बस निकाल देना है, बस सोडा लाइम और हीट होना चाहिए। सोडा लाइम हीट होगा तभी बन पाएगा, एल्केन बन गया। इसमें ऑल्दो एल्केन तो नहीं बनेगा, लेकिन CO2 तो रिमूव हो जाएगा ना। बोलो, एल्केन तो नहीं बनेगा लेकिन रिएक्शन तो हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन में सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू सोडा लाइम। अगर हम हीट लेंगे, ओनली हीट, केवल हीट से ये रिएक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, रटना नहीं है। अगर मैं CO2 हटाऊंगा, तो क्या यहाँ पे, मैंने अभी अभी मैकेनिज्म बताया था आपको कि जब ये रिमूव होता है मैकेनिज्म में, तो यहाँ R- बनता है। राइट। यही R- क्या मैं यहाँ पे बना लिया CO2 निकाल के। क्या ये स्टेप समझ आया? बोलो। अब इसमें सोडा लाइम की जरूरत क्यों नहीं है, नो नीड टू सोडा लाइम, नो नीड टू सोडा लाइम। सोडा लाइम की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन में। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बेनाइन बना है ना,
ये जो कार्बेनाइन बना है ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसको, इस कार्बेनाइन को रेजोनेंस मिल गया, मतलब ये वाले ग्रुप क्या है इसके लिए, माइनस एम। ड्यू टू देयर माइनस एम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन इज वेरी फास्ट। क्यों? चूंकि स्टेबल है। स्टेबल होने के कारण ये कार्बेनाइन बन जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ सोडा लाइम, जस्ट ऑन हीटिंग डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है। ठीक है ना? तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे एच, ऑल्दो एल्केन तो नहीं बनेगा लेकिन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, आपका कीटोन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, जब भी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या बीटा पोजीशन पे, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, बीटा पोजीशन पे, बीटा का मतलब समझ रहे हो, ये वाला कार्बन को अगले जहां फंक्शनल ग्रुप होते हैं उस कार्बन को बोलते हैं जीरो कार्बन, अगला वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, अगला वाले बीटा। क्या ये बीटा कीटो एसिड है? अगर बीटा कीटो एसिड है तो जस्ट ऑन हीटिंग डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ इस चैप्टर का। ठीक, नेक्स्ट में देखो, क्या ये बीटा कीटो एस्टर है, बीटा कीटो एसिड है, जीरो अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है ना ये। तो जस्ट आप CO2 रिमूव कर दो, CO2 रिमूव करोगे ये निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव इस CO के द्वारा स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे बहुत इजीली H जुड़ जाएगा और एल्केन कीटोन बन जाएगा। एल्केन तो नहीं बनेगा लेकिन कीटोन बनेगा, कीटोन या एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है? जिस तरह से बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड जस्ट ऑन हीटिंग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देता है, उसी तरह से जेम जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फेनोमेना देता है। जेम का मतलब समझते हो ना, जेम डायोल बताया था। वे जेम का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे जैसे जेम डाई हाइलाइड होता है, ठीक है ना, एक ही कार्बन पे दो एसिड को बोलते हैं जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी CO2 रिमूव कर लेगा। ठीक है ना? तो सिंपली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, जब ये रिमूव करेगा तो क्या मिलेगा बताओ, CO2 यहाँ से निकाल दो। ठीक है? तो लेकिन दोनों थोड़ी ना निकलेगा यार, ये रिएक्शन कैसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, चलो मैं आपको एक अच्छे से इसको ओपन करके बताता हूँ। ठीक है? इसको CO, ध्यान देना, COOH CH2, क्या यही रिएक्शन है? ध्यान से देखो, ये जीरो है, ये अल्फा है, ये बीटा है। ड्यू टू दिस, अभी भी ध्यान से देखोगे तो वही फेनोमेना है। बीटा पोजीशन पे क्या है, देखो बीटा पोजीशन पे CO होना चाहिए, तो बीटा पोजीशन पे CO है, इस कारण से ये इजिली निकल जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज इन CO के द्वारा स्टेबल होगा कि नहीं होगा बताओ, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, OH CO CH2 माइनस H जोड़ दूं मैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? तो अल्केन सोडा लाइम में बनता है, लेकिन हीट देने पे और बीटा बीटा कीटो एसिड होने पे आपका कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ आई? बोलो, क्या बोल रहा हूँ। तीन चीजें होती है, बीटा कीटो एसिड या जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या एक और होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में देखा गया, जब भी ये तीन कंपाउंड थे इनमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ी, किसके लिए, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए। ठीक है ना? ऐसा ऑब्जर्व हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर फ्यू कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज नो नीड टू सोडा लाइम, देयर इज अ डी कार्बोक्सिलेशन ऑन सिंपली हीटिंग।
ठीक है, ऐसा तीनों जगह दिखा, 1 2 एंड थर्ड, इन तीनों में आगे क्वेश्चन लिया हूं इन पे भी। तो ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद ऑब्वियसली अगर आप सोडा लाइम लेते हो तो ऑब्वियसली मीथेन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो सोडा लाइम बनने पे तो क्वेश्चन बनता ही है, ये तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं ना ऐसा क्वेश्चन। तो CH3 और H मीथेन बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा, यहाँ सोडा लाइम लेंगे बन जाएगा। बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेप में जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब आप CO2 लोगे, मतलब जस्ट हीट करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद अगर आप सोडा लाइम लेते हो तो मीथेन मिलेगा, राइट। आगे क्वेश्चन ट्राई करो। तो आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे इसमें हीट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये, इसमें इसमें मैं क्या बोलूंगा, इस रिएक्शन में क्या बोलूंगा, नो डीकार्बोक्सिलेशन। कोई बता सकता है क्यों हुआ ऐसा? ब्रिज हेड याद है ना, ब्रिज ब्रिज वाला जो है ना, ब्रिज वाला हर जगह टॉटोमर में भी नहीं भाग लेता, SN1 में भाग नहीं लेता, SN2 में भाग नहीं लेता, ठीक है ना। या फिर E2 में वहां का हाइड्रोजन नहीं ले जाते, समझ रहे हो। E2 याद आ रहा है, कार्बेनाइन, या E1CB में भी, मतलब कार्बेनाइन नहीं बनाते, कार्बोकेटाइन नहीं बनाते उस पे, क्योंकि ब्रिज हेड का प्रॉब्लम आपको पता ही है। तो ड्यू टू ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या नहीं बना सकते, नेगेटिव चार्ज नहीं बना सकते, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज नहीं बनाने के कारण यहाँ पे नो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये इसलिए क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ आंसर क्या आएगा। क्या ये आंसर आएगा, बोलो। क्या इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? या देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक, मैंने जेम डायोल बताया था ना, अभी बताया था ना, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं, एक CO2 निकाल देते हैं। कर सकते हैं ना भाई ये। तो क्या मैं ये CO2 को निकाल दूं, क्या इस CO2 को निकाल दूं, 2 CO2 निकल गया। उसके बाद ये जीरो है, ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पे ये होने से ये CO2 निकल जाएगा, बोलो। और अगर मान चलो ये वाला नहीं समझ आया तो उसके लिए भी ये जीरो है, जीरो अल्फा बीटा, इनके लिए भी तो ये CO2 निकल जाएगा। भाई तब से यही तो बताते आ रहा हूँ कि बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं ये बताओ। सबके लिए वही है, जीरो अल्फा बीटा की, जीरो अल्फा बीटा की, सबके लिए है कि नहीं। तो ये चारों निकल जाएंगे कि नहीं ये बताइए। तो, तो 4 CO2 निकल गया बस, ये नहीं था बीटा कीटो एसिड, क्योंकि हीट लिया गया है। सोडा लाइम लेता तो ये भी खत्म हो जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं। सोडा लाइम लेते अगर, सोडा लाइम लेते अगर, तो ये भी खत्म हो जाता, ये भी खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो ये जो चार है, हीटिंग के, जस्ट ऑन हीटिंग ये निकल जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बताना पड़ेगा। देखो मैंने अभी अभी बताया था आपको, तीन चीजें बताई थी, एक बीटा कीटो एसिड, दूसरा क्या बताया था, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हीट लगता है, और थर्ड मैंने बोला था बीटा एंड गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जस्ट ऑन हीटिंग क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। अब प्रॉब्लम पता है यहाँ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये CO2 निकाल दोगे ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा, आप सिंपली ऐसा सोचोगे कि ये माइनस और ये प्लस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2H ये बना दोगे, मतलब 2 ब्यूटीन बना दोगे अगर ट्रिक अपनाए तो। इसलिए मुझे मैकेनिज्म बताना पड़ रहा है यहाँ पे। 2 ब्यूटीन यहाँ प्रोडक्ट नहीं आता, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेट तो होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीजन समझो यहाँ पे क्या हुआ। मैंने यही मॉलिक्यूल को, इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऐसे बना लिया, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल में देखना, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से टूटेगा और ये इससे अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। ये 6 MCTS बोलते हैं इसको, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा यहाँ पे। इसकी मैकेनिज्म इसीलिए फेवरेबल होती है क्योंकि यहाँ पे 6, अच्छा हर जगह ये चीज बन रहा था ना, इसमें भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, यहाँ भी यही चीज हो रहा है और यहाँ भी यही चीज हो रहा है। सबकी मैकेनिज्म यही है, ठीक है ना। इस तरह से हर जगह बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि एक बार मैकेनिज्म देखेंगे इसके। यहाँ पे एक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा, मतलब सिंपली। अब जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा H से, तो बताओ इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसलिए इसको यहाँ आना पड़ेगा। ये टूट के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है बेसिकली, ठीक है ना। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम देर के लिए बनता है और यहाँ से CO2 निकल जाता है। अब मुझे बताओ, जब यहाँ से CO2 निकलेगा तो मुझे बताइए, अगर मान के चलो दिस कार्बन इज, ऐसा बोल देते हैं कि ये C14 है, जस्ट असाइन कर देते हैं कि ये कार्बन C14 है। अब ट्राई टू राइट प्रोडक्ट, चलो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है, या फिर यहीं पे लिखता हूँ, चलो ऊपर लिखता हूँ। आप मुझे बताओ, ये CH3 है, ये कार्बन 14 है, जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, देख रहा हो, CH2 बन गया, और ये डबल बॉन्ड मैंने क्या बोला, यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया ये चीज। अच्छा, यहाँ से CO2 निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, मतलब 2 ब्यूटीन की जगह क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन। मतलब ये जो कार्बन 14 है, पहले कार्बन 14 क्या था, अनसैचुरेटेड, अभी कार्बन 14 क्या हो गया, सैचुरेटेड। ये बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है, तो ये बात मैकेनिज्म से ही पता लगेगा। तो सिंपली पिछले वाले केस के जैसे C और H को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड चेंज होता है। मतलब अगर ये हमारा C14 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये C14 है। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे C14, सॉरी C14 कौन सा है अपना, हाँ यही C14 है, तो ये डबल बॉन्ड ही रह गया यहाँ पे। तो हमारा इसमें कौन सा C14 है ये बताओ। ये जो राइट प्रोडक्ट तो हमारा 1 ब्यूटीन है, इसमें ये है C14। तो C14 पे ध्यान देना है कि C14 कौन सा है। समझ में आया ये चीज। सिंपली CO2 निकाले हैं, लेकिन जो CO2 निकाल रहे हो वो वाला कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और ये सिंगल होना चाहिए। मतलब ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट हुआ है, बस इतना सा हुआ है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, दैट्स इट। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तभी ये CO2 मूव कर पाएगा। बोलो, समझ आया। समझ आएगा, बस इतना ही चेंज हुआ है कि 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन नहीं बनाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 ब्यूटीन ऑलवेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, सोडा लाइम है, मतलब ये CO2 निकल जाएगा, क्या ये निगेटिव बनेगा। अब ये निगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर देगा, SNI रिएक्शन, ठीक है ना, या SN2 भी बोल सकते हो, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन बोल सकते हो। तो क्या बन जाएगा, 6 मेंबर अल्केन बन जाएगा, Cl लीव कर गया। बोलो समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी पूछा जा सकता है।
तो बताओ रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन में ये ए है, ये बी है और ये सी है, किसका रेट फास्ट होगा? रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म में बताया था, कार्बेनाइन बन रहा था, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ठीक है ना। तो जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे, यू शुड फर्स्ट मेक कार्बेनाइन, CO2 हटाओ, कार्बेनाइन बनाओ। कार्बेनाइन यहाँ से बनेगा CH3 माइनस, यहाँ से बनेगा CH3 CH2 माइनस, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा बताओ, क्या ये बन जाएगा? अब बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ए का रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद बी, सी। समझ आया ये चीज? तो हो सकता है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी पूछ दे। क्लियर? एक्चुअल में फिर से देख लो, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, इनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, जिस कारण से ये टूटता है, यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा हुआ कि CH3 CH और H में बॉन्ड बन गया। अब जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे बताओ? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, राइट। तो यहाँ पे CH2 बॉन्ड आएगा। अब जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये टूट के यहाँ आएगा। बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे टूट जाएगा बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड जो पहले सिंगल था, अब कितना बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। यहीं से ये जो 6 मेंबर बना, 6 MCTS बोलते हैं इसको, तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के कारण किसी मैकेनिज्म में अगर 6 MCTS बन रहा है, जैसे याद है आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बन रहा था? 4 MCTS बन रहा था। तो वैसा यहाँ पे 6 MCTS बन रहा है। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के कारण ये रिएक्शन फिजिबल होता है। तो यहाँ से ये वाला CO2 निकल जाएगा। बोलो, तो जब यहाँ से CO2 निकलेगा तो ये अल्कीन क्या बना? 1 2 3 4, तो क्या बना? 1 ब्यूटीन बना या 2 ब्यूटीन बना? हाँ, लेकिन ऐसे बिना इसके बना देते जैसे बाकी में बनाए, तो क्या बन जाता? 2 ब्यूटीन बन जाता। ठीक है, तो वो बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये C14 कार्बन है तो इसमें ये C14 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है।